आप लोग लेफ्ट पे लिखोगे। एक मैं भी आप लोगों के साथ और शेयर कर रही हूँ जो आप लोगों का आई कैप की तरफ से दिया हुआ है, हमने उसको फॉलो करना है। और दो, अगर आप देखो, एक मैंने आई कैप का भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है जो आई कैप की वेबसाइट से ही मैंने उठाया। एक सर्कुलर नंबर, आई वाज जस्ट लाइक सर्चिंग फॉर इट। उसमें राइट साइड पे डेट है, ठीक है। एक मिनट आप देखो, दूसरा आपने देखो कि उसमें सर्कुलर नंबर उन्होंने एंड सैल्यूटेशन से ऊपर है उनका सब्जेक्ट लाइन, ऑल पार्टिसिपेंट मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये जो है वो आपका, सॉरी, सब्जेक्ट लाइन नीचे है और ये ऊपर उन्होंने मेंशन किया है कि वो किसको एड्रेस कर रहे हैं। उसके बाद उनका डियर नंबर है और उसके बाद उनकी सब्जेक्ट लाइन है। And they have written 3 paragraphs, वो तो मसला नहीं है, आपके 2 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, 3 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं। और उनका जो एंडिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही है। लेकिन यहाँ एक चीज ये है कि यहाँ उन्होंने साहिबा का नाम भी लिखा हुआ है और उनका साइन भी है। लेकिन अगर आप अपना आई कैप के वाले पे जाते हो जो कि बुक में था, उसके अंदर सिर्फ सिग्नेचर है एंड डेजिग्नेशन है, उसमें उन साहिब भी साहिबा का नाम नहीं है जो भी वो साइन भी कर रहे हैं। हमने क्या करना है, जो आरकेब की बुक में मेंशन है, वी आर गोइंग टू फॉलो दैट फॉर्मेट। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने वो दिया है, कोई रीजन होगी और वो चाहे अपने वर्क प्लेस के ऊपर जैसा भी सर्कुलर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पोस्ट में है हमने उसको दे रीजन। ये 4-5 चाहिए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए थी। तो जैसे कुछ बच्चों कहते हैं ना कि संडे को ड्रेस भी लिखना होता है ड्रेस लेटर में, वो बिल्कुल होता है। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं हमारे सर्कुलर्स के। कोई एक डिफाइंड नहीं है। इवन हमारे अपने पाकिस्तान में भी एक डिफाइंड नहीं है, डिफरेंट वाले मैंने शेयर किए हैं। राइट हैंड साइड पे है, किसी पे आप सिग्नेचर भी राइट हैंड साइड पे है, आई कैप वाले में सिग्नेचर और नाम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, आई कैप भी पाकिस्तान का ही है, दूसरे वाले भी पाकिस्तान के। तो वेरी करेंगे आपके सर्कुलर्स की फॉर्मेट जो है, लेकिन बेसिक चीजें वही रहती है, उनकी प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। आपका सब्जेक्ट लाइन रहेगा, आप किसको एड्रेस कर रहे हो वो रहेगी, डेट रहेगी, आपकी सिग्नेचर रहेगा, आपकी डेजिग्नेशन रहेगी, चीजें आपकी वही है, सिर्फ उनकी प्लेसमेंट जो है ना वो कुछ राइट हैंड साइड पे कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे हो सकती है। अच्छा, एक चीज और, जो मैंने आईकैप का आपको किया है जो उनका एक्चुअल है ना, द बुक वाला, उसको ओपन करिएगा एक मिनट, जो अभी कल मैंने और वो सारा फुल फॉर्म में लिखा हुआ है आईकैप को। राइट हैंड साइड पे उन्होंने अपना सीए पाकिस्तान का लिखा हुआ है, कोडिंग में उन्होंने एड्रेस वगैरह नहीं दिया। अब इसी को नीचे करो अगर आप फाइल को, इस पेज को, तो सारा एड्रेस वगैरह जो है वो उन्होंने फुटर में दिया हुआ है। तो ऐसे भी होती है ऑर्गेनाइजेशंस के जो हाईलाइट करते हैं हेडर में अपने आइकॉन को और अपने कंपनी के नाम को, और जो डिटेल्स होती हैं आपके हेडर के अंदर जो बकिया डिटेल्स हैं वो में दे देते हो, मिडिल में दे दो, लेफ्ट में दे दो, राइट में दे दो। सेम इज द केस विद हेडर। जैसे मैंने कहा था हेडिंग बता रही हूँ, मिडिल में दे दो, लेफ्ट पे दे दो, राइट पे दे दो। तो फुटर का भी यही होता है, वो नीचे के साइड पे होता है, उसको आप मिडिल में दे दो, अलाइन कर दो, लेफ्ट पे अलाइन कर दो या राइट पे अलाइन कर दो। तो लेकिन फुटर के अंदर आप लोगो और जो कंपनी का नेम होता है वो नहीं डालते, उसमें आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो। हेडर और में आप जो है लोगो और अपना जो कंपनी का नेम है वो डालकर बाकी चीजें फोटो में भी डाल सकते हो और सारी चीजें आप हेडर में भी डाल सकते हो। इधर तक क्लियर है? गुड है। ओके, हमने क्या करना है, हम आईकैप वाला फॉलो करेंगे कि जिसके अंदर आपका डेट है, उसके बाद आपका रेफरेंस नंबर है, उसके बाद एड्रेसिंग का मतलब होता है आपका रिसीवर, जिनको आप एड्रेस कर रहे हो उनकी डिटेल आप लिखोगे। आप ऑब्वियसली आपको ये पता है कि सर्कुलर जब हम सर्कुलेट करते हैं तो उसमें हम से ज्यादा लोगों को हमने केटर करना होता है, इस वजह से हम सर्कुलर को सेंड करते हैं। तो इस वजह से हमारे जो एड्रेस यहाँ ज्यादा करना होता है, ठीक है। एक से ज्यादा डिपार्टमेंट हो सकते हैं या एक डिपार्टमेंट के साथ सकते हैं, आपकी पूरी कंपनी हो सकती है।
हम ये मेमो नहीं होता है जैसे कि हम या ईमेल 1 to 1 हम कर सकते हैं। सर्कुलर का मतलब ही यही है कि आप मैस कम्युनिकेशन कर रहे हो, ज्यादा लोगों तक आपने कोई खबर पहुंचानी है, इस वजह से आप सर्कुलर कर रहे हो। एक डिपार्टमेंट है या एक इंसान है, उसके लिए आप मेमो या ईमेल भी कर सकते हो। सर्कुलर का मतलब है कि आपने काफी सारे डिपार्टमेंट्स को काफी सारे जो है वो केटर करना है, इस वजह से आप सर्कुलर करोगे। तो इधर आपके एड्रेसेस आ जाएंगे, यानी कि जिनको आप सेंड कर रहे हैं। देन आपका सेकंड, एज फार एज दी आईकैप की बुक वाला फॉर्मेट इज कंसर्न, आपका फिर सब्जेक्ट लाइन आ जाएगी, फिर आपका सैल्यूटेशन आएगा, एंड देन योर फर्स्ट पैराग्राफ एंड योर सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, समझो कि ये आपका इंट्रो का पैराग्राफ बन गया। अगर गिवन है तो, हाँ अगर गिवन है तो फिर आपको मेंशन करना है खुद से। ये आपका इंट्रो पार्ट है। तो आप एक लाइन छोड़ोगे और अपना अगेन लेटर की तरह बॉडी पार्ट लिखोगे, वो जाहिर बात है आपका इंट्रो से बड़ा होगा इसलिए ही। वो टाइम कोई चलती है जो ईमेल में होंगी, जो मेमो में होंगी, जो लेटर के अंदर होंगी, ये आपका बॉडी पार्ट हो जाएगा। It can be divided into two paragraphs and it can be divided into three paragraphs also. कि अगर कोई आपने मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस देनी है, अगेन वही तो आप थर्ड के पैराग्राफ भी बना लोगे, डिटेल कोई चीज देनी है। और अगर आपने कोई छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को करनी है तभी सर्कुलर कर रहे हो, तो आपका 2 पैराग्राफ इनफ हो। लेकिन अगर आपकी कोई लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शंस हैं या लंबा चौड़ा आपने 2 अनाउंसमेंट्स करनी है साथ में, तो फिर आप अपने 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाते हैं, यूजुअली 2 आर इनफ फॉर सर्कुलर ऑल्सो। कीप इन माइंड कि पेपर के लिए हमें 150 वर्ड्स की लिमिट को माइंड में रखना है। इधर हम कम ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पेपर, वरना यूजुअली सर्कुलर के नंबर ऑफ वर्ड्स वेरी कर सकते हैं। वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी होता है, वो लिटरली मेमो की तरह टू द पॉइंट भी हो सकता है और वो लेटर की तरह लॉन्ग भी हो सकता है। तो वो वेरी करता है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें सर्कुलर आ जाता है तो वो हमें फिर 150 वर्ड्स की लिमिट को मांगने में लगता है, तो ये एक चीज ही आएगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें लेटर एनालिसिस वगैरह आ जाए, ये इंशाल्लाह हम मंडे को करेंगे एनालिसिस वाली चीज, कि जस्ट इन केस अगर हमें कोई बनी बनाई चीज दे देते हैं वो, तो मंडे को ऑफ है। ओ हाँ, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे, व्हेनेवर आई से इट मींस के या कल, नेक्स्ट वर्किंग डे। तो हम उसमें इंशाल्लाह करेंगे एनालिसिस। अब लेटर की और ईमेल की दो की तो हम कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे अगर हमने और नहीं अगर क्लियर हुई चीज तो फिर हम मेमो की और सर्कुलर की भी जो है वो एनालिसिस कर लेंगे। अच्छा, अभी इधर छिपे नाम सुनिए कुछ। Three days only. Okay. Any confusion? Sorry? एंडिंग इसकी आपकी होती है अपोलाइट सेंटेंस। ये लास्ट भी नहीं होता, लेकिन अगर आप लिख लो तो इट इज गुड, अ गुड थिंग। उसके बाद ये नहीं, उसके बाद आपका रिगार्ड्स, फिर आपका साइन, फिर आपकी डेजिग्नेशन। एज फार एज अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, आई कैप की बुक के हिसाब से चल रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, जो डिफरेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उसमें जो है ना, राइटर का नाम भी मेंशन है। हम आई कैप की बुक के फॉर्मेट को इसको फॉलो करें जिसमें उन्होंने रिगार्ड, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ दैट पर्सन लिखा है।
आज का इशू नहीं, साथ में ये तीनों चीजें आप समझो कि एक साथ ही होंगी। आई डोंट नो क्या मसला आ रहा है सिस्टम में कि बच्चों आपको अब आवाज बेहतर आ रही है। जी, फीडबैक दीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज बेहतर है। रबिया एंड ओके। और अबू बकर आपको भी इशू आ रहा था आवाज का? हैंड रेस कीजिएगा अगर पहले इशू आ रहा था अबू बकर। और रबिया आपको? ओके ठीक है, अब बेहतर होगी। ठीक है, थैंक यू। जी जी। ना ये चीज कच्ची आ जाएगी। ये चीज आपका जो है ना वो एक जो है वो समझा जाता है। मैंने ये थोड़ी कहा कि आप लाइंस नहीं छोड़ो। ये एक स्टेप कंसिडर किया जाता है। ये सिग्नेचर एरिया आप समझ लो इसको कहते हैं कि सिग्नेचर एरिया के अंदर जो है वो साइन और वो डेजिग्नेशन और अगर बंदे का नाम भी अगर है तो वो भी आपका मेंशन हो जाएगा। तो वो तो आपने लाजमी सिग्नेचर की जगह छोड़नी ही छोड़नी है। अब वो चाहे लेटर है आपका, चाहे ईमेल है, और मेमो में अगर है तो वो मेमो में भी आपने ऊपर साइन करोगे या नीचे साइन करोगे तो वो आपने स्पेस छोड़नी है। बेसिकली होते हैं क्योंकि हर कोई इस तरह छोड़ के अंदर साइन नहीं ना करता। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे टेढ़ा वाला साइन भी करते हैं। तो वो इस वजह से एक अप्रोक्सीमेटली बॉक्स सा छोड़ देते हैं ताकि अगले बंदे को सहूलियत रहे फॉर द सिग्नेचर। हर कोई ऐसा स्पेस साइन नहीं करता। बहुत सारे लोग कुछ ऐसा बड़ा बड़ा बनाते हैं तो वो जब हम स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो उनको अगर आदत है अपना पेन घुमाने की इतना बड़ा बड़ा तो वो फिर वो छोटा के लिए जरा प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी। तो इस वजह से कि इमेजिनरी आप जो हो वो सक्सेस होता है। प्रॉब्लम ना हो सब। ओके, मैंने हेडफोन्स जो है वो लगा लिए तो बेहतर हो गया। गुड है। अच्छा, हु वी हैव फोर? अच्छा, दो हैं वो बकेरा रह गया। जी, कोई सर्कुलर को लेकर कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? पक्का? ओके, और डेट अमेरिकन या ब्रिटिश ही लिखिएगा सभी। ऑप्शनल इन द सेंस नहीं। अब आप इसमें ऑप्शंस भी होते हैं कि हम लेटर लिख लें। हाँ, या वो आएगा, या लेटर आएगा, या ईमेल आएगी, या सर्कुलर आएगा, या रिपोर्ट आएगी, या मेमो रिपोर्ट आएगी, सॉरी मेमो आएगा, या फिर आपका ये सर्कुलर आएगा। इनमें से कोई एक चीज। और सारे क्वेश्चंस का जो 14th नंबर है मेरे ख्याल से लास्ट में ये देते हैं तो ये 150 वर्ड्स का होगा। अब ये एज इट इज चारों के लिए टॉपिक भी दे सकते हैं कि लेटर का टॉपिक, ईमेल का टॉपिक, या मेमो का टॉपिक, मेमो रिपोर्ट का टॉपिक, या सर्कुलर का टॉपिक आपको दे दिया है और कहा है इसके ऊपर लेटर लिख दो या ईमेल लिख दो या मेमो लिख दो या सर्कुलर लिख दो। एक चीज तो ये होगी कि सिंपल टॉपिक है और उसके ऊपर आपको पीस ऑफ राइटिंग कौन सी करनी है, लेटर है कि मेमो है या मेमो रिपोर्ट। दूसरी चीज ये होती है कि वो बनी बनाई कोई चीज आपको दे देंगे वो इन्हीं चारों पांचों में से, और आपने उसमें से वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है और नीचे अगेन बॉक्स में दिया हुआ उसको रीराइट करना है। तो उधर टॉपिक नहीं दिया होता, उधर वो स्टेट में आपको वो पूरा पीस ऑफ राइटिंग ही बना के दे देते हैं। तो हमें पढ़ने के बाद खुद ही कि इसका टॉपिक क्या हो सकता है। ये कोई जॉब एप्लीकेशन की ईमेल है, या वो कोई क्लेम लेटर कर रहे हैं, या कोई ये परसुएसिव लेटर है, या ये मार्केटिंग लेटर है, या ये अगर अगर ये सर्कुलर लग रहा है फॉर्मेट से तो ये सर्कुलर जो है वो किसने किसको भेजा हुआ है। तो ये हमें खुद ही आइडिया लगाना होता है अपना, उसको जो दिया हुआ हमारा लेटर या ईमेल या सर्कुलर को पढ़ने के बाद टॉपिक वो अलग से। लेकिन ये अभी तक मेरे किसी भी स्टूडेंट ने मुझे फीडबैक नहीं दिया कि उनको कोई लेटर एनालिसिस नहीं, एनालिसिस पाएंगे। अभी तक 90% या 80% लेटर ही आता है। कुछ को मेमो आया है और एक बच्चे को सिर्फ रिपोर्ट आई है। मेरे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे, हो सकता है कि और बाकी बच्चों को आए हो लेकिन ज्यादातर रेशियो जो है वो लेटर का रहता है। लेकिन मेमो और मेमो रिपोर्ट अब दे रहे हैं वो, और मुझे ये शक है कि इस दफा मेमो रिपोर्ट आ सकती
क्योंकि इन्होंने अभी लेटेस्टली हमारे साथ शेयर किया है ना ये नया वाला फॉर्मेट जो है रिपोर्ट का, मेमो रिपोर्ट से पहले, तो मुझे लग रहा है कि किसी एक टेस्ट में वो दे सकते हैं। मैम सर्कुलर को सेम सिंपल लेटर की तरह, जी बॉडी मैटर जो है वो आपका सेम लेटर की तरह ही होगा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा। आप अगेन सब्जेक्ट लाइन को इलाबोरेट करोगे अपने इंट्रो में कि क्या आप लिख रहे हो, और उसके बाद लेटर की तरह ही आप सेकंड बॉडी पैराग्राफ के अंदर जो है वो एक्सप्लेनेशन दोगे अपने इस इंट्रो पैराग्राफ की। और अगेन लेटर की तरह आपका एक क्लोजिंग होता है पोलाइट सेंटेंस, और फिर आपका वो रिगार्ड सिग्नेचर और डेजिग्नेशन। आईकैप की बुक के हिसाब से आपने सिर्फ डेजिग्नेशन मेंशन करनी है, अनलेस और अनलेस के वो ट्विस्ट दे दें आप लोगों को, सर्कुलर दिया है अगर, और वो मेंशन कर दें कि जी आप जो हो फॉर एग्जांपल फरहान अहमद हो और आप लिख रहे हो सर्कुलर, तो जब उन्होंने आपका नाम मेंशन कर दिया है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने अपना रिगार्ड्स के बाद साइन के बाद अपना नाम लिखोगे और फिर मेंशन करोगे। ऐसी सिचुएशन में समझो कि नेम यहाँ आ जाएगा अगर उन्होंने मेंशन कर दिया, इसका मतलब है कि वो चाह रहे हैं कि आप अपना नाम लिखो। और अगर उन्होंने कोई चीज मेंशन नहीं की तो उसका मतलब है जो आईकैप की बुक में है हमने सिर्फ वही करना है कि रिगार्ड्स करेंगे, साइन करेंगे और डेजिग्नेशन करेंगे। तो ये थोड़ी सी ट्विस्टिंग हो भी सकती है, कुछ टाइपो भी हो जाता है कभी कभार बुक्स के अंदर, तो वो उन्होंने मेंशन कर दिया है सेंडर का नेम, तो फिर आपने वो मेंशन करना है कि आपकी पोजीशन ये है और आपका नाम ये है और आप जो हो वो फलाने एड्रेसेस को जो है वो सर्कुलर आपने सेंड करना है। नेम और डेजिग्नेशन में नहीं, अभी आप समझो कि ये इस तरह हो जाएगा कि आपने रिगार्ड लिखा, उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने लिखा था, फिर आपका फुल नेम आ गया, फिर यहाँ आपकी डेजिग्नेशन इसी के साथ हो, यहाँ से आपका गैप आता है। और जब हम साइन नहीं करेंगे तो हम अपना वर्ड सिग्नेचर लिख देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि साइन कर नहीं सकते। ओके आज हमने प्रैक्टिस करनी है, बट it is going to be according to your preference. What do you guys want to practice today? मेमो रिपोर्ट को क्लियर कर देते हैं, चलो कोई मसला नहीं है। मेमो रिपोर्ट में तो बेसिक चीजें है ना वो आपको याद रखनी है, बाकी अगर उन्होंने टॉपिक में मेंशन किया है कि आपने साथ में डिस्कस भी करना है या एनालिसिस भी अपने देने हैं, तो वो दोनों चीजें हमने डालनी है या उन दोनों चीजों में से कोई एक चीज डालनी है, वरना जो बेसिक फॉर्मेट है हमने उसको ही फॉलो करना है। मेमो की बात अगर हो रही है तो मेमो का फॉर्मेट हमने कल किया था, क्या होगा? ये लेफ्ट साइड पे लिखा है सर, मेमो रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर किया कि उन्होंने लेफ्ट साइड, और जो मेमो उन्होंने बुक में दिया उसमें मेरे नहीं है, तो हम मेमो रिपोर्ट अगर आ जाती है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, मेमो सिंपल आ जाता है तो हम मेरे में लिखेंगे, ताकि उनकी फॉलो करें। तो ये भी कॉन्फिडेंट कि हमने जो कहा जैसा हमने वही किया, हमने अपनी बुक के हिसाब से लिखा है। एक बुक में मेमो का मेरे में था जिसके साथ शेयर की गई थी, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे था मेमो रिपोर्ट का, आपका डेट आ जाएगी टू फ्रॉम, अगर अगेन सीसी ऑप्शनल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, इसमें बीसीसी, ठीक है, ये तो आपका फॉर्मेट हो गया। मैम अगर क्वेश्चन में ओनली रिपोर्ट लिखा है तो हमने मेमो रिपोर्ट, यस, ये चीज तो मैं बार बार क्लास में रिपीट कर चुकी हूँ कि कभी कभी वो वर्ड ये पूरा लिख देंगे क्या मेमो रिपोर्ट, कभी कभी राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट, कभी वो लिख देंगे राइट अ रिपोर्ट। तो उनका मकसद ये है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि जब हम रिपोर्ट कह रहे हैं तो उन्होंने अब कौन सी रिपोर्ट राइटिंग करनी है, वो मेमो की शक्ल में होनी चाहिए। तो नॉट एवरी टाइम दे आर गोइंग टू राइट द वर्ड मेमो, नॉट एवरी टाइम दे विल राइट द वर्ड शॉर्ट, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि हाँ जी शॉर्ट रिपोर्ट मतलब ये वाली,
तो सिंपल मेमो भी रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। तो जहां उन्होंने सिंपल, इसका मतलब है हमने ये मेमो वाला फॉर्मेट ही फॉलो करना है। लेकिन इस वजह से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि मेमो का वर्ड अगर कहीं देख रहे हो तो उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना कि सिंपल मेमो तो नहीं मांगा उन्होंने। हमने मेमो देखा और हमने आइडिया बना लिया कि ये रिपोर्ट ही होगी, क्योंकि अंदर का बॉडी मैटर चेंज हो जाएगा ना, ये तो फॉर्मेट चेंज नहीं रहेगा, अंदर का बॉडी मैटर चेंज ना हो जाए। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना कि आया ये हमसे सिंपल मेमो मांग रहे हैं या मेमो रिपोर्ट की जिक्र कर रहे हैं। ये इधर भी वही, ये उसी क्वेश्चन की जगह आपको बताएंगे। तो हमने स्टेप्स वही फॉलो करने हैं जो हमारे उसके इमेज में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, लेकिन 150 वर्ड्स को माइंड में रखते हुए हमने उन वर्ड्स में लिखना है। लेकिन हेडिंग्स हमने डाल दी है और वो सारी रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिक वाले हमने पूरे कर लिए। बेसिक वाले इसको याद है क्या क्या था आपका, इंट्रो पैराग्राफ होगा एक पहला, फिर आपकी फाइंडिंग्स। अब फाइंडिंग्स के अंदर ही आप अपना मेथड जिससे आपने ये फाइंडिंग्स हासिल की, ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर ही। यू हैव क्वेश्चन सेवरल स्टाफ मेंबर्स, फॉर एग्जांपल यू हैव इंक्वायर्ड कस्टमर, जैसे भी आपने इंफॉर्मेशन दी होंगी वो आपने एक ही सेंटेंस में फाइंडिंग पोर्शन में मेंशन कर देंगे, क्योंकि इसका अलग आता में कोई फॉर्मेट नहीं दिया था, आपने मेथोडोलॉजी की अलग हेडिंग डाली। हमने जो लेटर रिपोर्ट की थी उसके अंदर मेंशन था कि आपको एंट्री की हेडिंग अलग देनी है, मेथोडोलॉजी की हेडिंग अलग देनी है, फिर फाइंडिंग्स, फिर कंक्लूजन और फिर रिकमेंडेशन। मगर इसमें जो उन्होंने इमेज शेयर किया, उन्होंने फाइंडिंग्स के अंदर ना एक ही सेक्शन में बता दिया कि उन्होंने हासिल कैसे किया। फाइंडिंग्स का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपके पास जो इंफॉर्मेशन हाथ लगती है या जो डेटा आपके हाथ लगता है आफ्टर यू डन द इन्वेस्टिगेशन, वो आपकी फाइंडिंग्स होती है। जैसे फाइंड और फाउंड से निकला ना, मिली हुई चीज, मतलब मिलना कुछ चीज। अब यहाँ वही बात है कि हमें मिली है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, वो हमने फाइंडिंग वाले सेक्शन में मेंशन की है। ये आप फाइंडिंग वाला सेक्शन जो है यू कैन आइदर राइट इन पैराग्राफ और इन बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स में भी आप इसको मेंशन कर सकते हो, ये हमारे ऊपर है, दोनों की इजाजत है। लेकिन का सेक्शन है वो आपका पैराग्राफ की शक्ल में ही होगा, इसको हम जो है वो पॉइंटर्स में नहीं बना सकते। पहला आपका हो गया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सेकंड आपका हो गया फाइंडिंग्स। इट इज अप टू यू कि आप इसको पैराग्राफ की शक्ल देते हो या पॉइंटर्स की शक्ल देते हो। नंबर 3 के ऊपर आपने आ जाएगी कंक्लूजन, और कंक्लूजन सिर्फ फाइंडिंग्स होती है। एग्जाम्पल में अगर आपको ये बताऊं कि अगर आपने फाइंडिंग्स के अंदर मेंशन किए हैं, ठीक है, 6 इंफॉर्मेशन आपके हाथ में लगी है, मगर फाइंडिंग्स के अंदर हम कंक्लूड करते हुए 6 के 6 को भी डालेंगे। हम फॉर एग्जाम्पल जिसको कहते हैं ना केक की क्रीम जो होती है, 3 को डाल दोगे आप फॉर एग्जाम्पल, जो 3 मेन है आपके फर्स्ट 3। आपने ये भी माइंड में रखना कि अगर आप 6 पॉइंट्स बना रहे हो तो आपकी ये नहीं कि वीकर इंफॉर्मेशन जो है वो आपने पहले नंबर में डाल दी है, ओके वाली इंफॉर्मेशन आपने सेकंड में डाल दी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपकी थर्ड या फोर्थ पे डाल दी है। तो उसकी इंफॉर्मेशन जब आपके माइंड में आपने अपना डेटा बना लिया है, अपने माइंड के अंदर आइडियाज जनरेट करनी है हमें इसके लिए, तो आपने ये माइंड में रखना है कि जो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट या प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो पे जानी है, चाहे मैं बुलेट पॉइंट्स में लिख रहा हूँ चाहे मैं पैराग्राफ की शक्ल में लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट सेंटेंस मेरा वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर उसके बाद उससे कम उससे कम उससे कम और उससे कम। तो इसी वजह से जब आप 6 फॉर एग्जाम्पल बना रहे हो या 5 बना रहे हो, तो जो फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3 है वो आपके बेसिक होंगे, प्राइमरी इंफॉर्मेशन होगी, सिर्फ उसकी कंक्लूजन आपने करनी है। जो आपकी सेकेंडरी आपको लग रहा है अच्छी है, ये भी होनी चाहिए साथ में मेरे फाइंडिंग के, वो जो भी वाली इंफॉर्मेशन है वो सेकेंडरी हो जाएगी, वो हमने डालेंगे कंक्लूजन के अंदर, ठीक है। वरना तो कंक्लूजन भी बहुत बड़ा हो जाएगा आपका। ये एक रूल है, इट्स नॉट दैट कंक्लूजन बड़ा हो जाएगा, बंदा कहते हैं कंसाइज करके भी लिख सकता हूँ सीधे से। इट्स काइंड ऑफ अ डिफॉल्ट रूल, आप समथिंग अंडरस्टैंडिंग है। तो जितने भी हमें फाइंडिंग्स, सब हमने कंक्लूजन नहीं डाली, हमने प्राइमरी वाली डाली।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है बेटा और क्लियर है ये पॉइंट्स? someone else has joined the same जी वेलकम। जी थर्ड बॉडी पैराग्राफ के बाद आपका फोर्थ आएगा रिकमेंडेशन आप कह लो या सजेशन वाला कह लो। जी आपके बेसिक्स हैं इनको हम नहीं सोच सकते हैं, ठीक है ये बेसिक्स हैं आपके। अब अगर टॉपिक में वो आपसे मांग रहे हैं कि आपने एनालिसिस भी करनी है, एनालिसिस रिकमेंडेशंस काफी मिलती जुलती होती हैं इन द सेंस कि आप अपनी पूरे सिनेरियो को माइंड में रखते हुए चीजों को रेकमेंड कर रहे हो। एनालिसिस वो ये कह रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस या आप उस सिचुएशन में उस वक्त थे, उस पूरे सिनेरियो को आपने किस तरह परसीव किया, आप एनालाइज करते हो कि ये चीज ठीक हो रही थी वो कैसे बना सकते हैं, वो इस चीज से बाहर कैसे निकल सकते हैं। गुजारे और लोगों के साथ कि दिया है तो हर एक फॉर्मेट नहीं उन्होंने दिया हुआ जस्ट टू शो द टीचर्स कि हम एक फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे, जैसे सर्कुलर का डिफरेंट है तो बेसिक रिकमेंडेशन की कंक्लूजन बाकी बीच में उन्होंने टॉपिक टू टॉपिक चेंज किए हैं अपने बॉडी मैटर बॉडी सेक्शन से। तो हमने भी वो माइंड में रखना है कि अगर उन्होंने कोई चीज नहीं मांगी है तो हमें अननेसेसरीली एनालिसिस का डिस्कशन का सेक्शन नहीं डालना है। हमने ये अगर उन्होंने सिंपल रिपोर्ट के लिए तो और कोई हमें एनालिसिस या डिस्कशन करने को नहीं कहा तो हमने फिर ये सिर्फ चार चीजों यानी कि चार पैराग्राफ हमने बनाए। और अगर उन्होंने मेंशन किया है कि जी ये या एनी लाइन करिए स्टेज की या आपकी एनालिसिस का तो फिर हम वो एक एनालिसिस वाला की सेक्शन बनाएंगे। इट कुड बी अबाउट रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन यूजुअली आप एंड में देते हैं एनालिसिस करने के बाद तो ये मैंने सारा कुछ सीन देखा, ये मैंने ऑब्जर्व किया उसके बाद मेरी रिकमेंडेशन है तो रिकमेंडेशन जो है एंड में जानी चाहिए क्योंकि आप समझो कि एंड करते हुए आप सजेशन देते हैं यदि ये सारा कुछ देखो अब अगर हम ये काम बेहतर हो सकता है। और इसमें भी आपने जो है वो अब्रप्टली एंड करना है। अगर लेटर रिपोर्ट आती है तो फिर हम उसमें वो सिग्नेचर और रिगार्ड वो सारा कुछ करते हैं। अभी हम इस सिचुएशन में जी क्लियर। रिपोर्ट वन पे रिपोर्ट टू के ऊपर रिपोर्ट आप लोगों के साथ वो टॉपिक का पेज नंबर शेयर किया है पेज नंबर वन मेमो रिपोर्ट का उसकी फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं थर्ड पे अभी हमने करना। मैं आप लोगों को एक ही छुट्टियों में ये काम देना नहीं चाह रही ये रिपोर्ट राइटिंग करके मुझे ईद की छुट्टियों में दे दो ईद नहीं ना खराब करनी। अच्छा सुनिए फिर इसको हम जो है ना नेक्स्ट जो भी हमारा वर्किंग है वो मंडे को करेंगे। ओके कितने पैराग्राफ टोटल आज का आपसे मांगा है? Good, 5 paragraphs. How will we be dividing these paragraphs? नंबर वन आपका इंट्रो
ओके, टू टू फोर आपके बॉडी सेक्शन and the fifth नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे 151 में, ठीक है। अब इंट्रोड्यूस करा डिटेल्स हम इधर नहीं बताएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपने अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 वर्ड्स, क्योंकि हमारे वर्ड लिमिट बहुत कम है, 20 to 25 वर्ड्स आपने यहाँ मेंशन करना है। उससे कम कर लो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 20 सर आप समझो, आई वुड नॉट रेकमेंड 20, बट चलो 15 से 20 आप बाकी रिमेनिंग आपके यहाँ आ जाएंगे, रिमेनिंग वर्ड आपको जो है वो बॉडी सेक्शन में आपको डिवाइड करना है। अच्छा, अब जब हम बॉडी सेक्शन की बात कर रहे हैं अपना कॉज एंड इफेक्ट की, तो बॉडी में तो समझो कि ये ए है आपका, ए है, इसमें आपने कॉज की भी बात करनी है और साथ में उसी के इफेक्ट की भी बात करनी है। कॉज वन और इफेक्ट वन शुड गो इन द फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड बॉडी पैराग्राफ में आपका कॉज टू और इफेक्ट टू, थर्ड बॉडी पैराग्राफ में आपका कॉज थ्री एंड इफेक्ट थ्री। ये किस वजह से माइंड में रखना है, हमने राइट हैंड साइड पे बॉक्सेस बनाए हैं। अगर हमने कॉस टू को जहाँ लिखा हुआ है और हम उस कॉस टू को फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में ले आते हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगी, तो बिजी नहीं रहती। जो नंबर वन पे बनाए थे कॉज एंड इफेक्ट, वो आपने कहीं जाके टू या थ्री में लिख दिया, और जो आपने नंबर टू पे कॉज एंड इफेक्ट का आइडिएशन की थी वो आपने पैराग्राफ वन बना दिया। तो जो आपकी कॉज एंड इफेक्ट की आइडिएशन है उसी के हिसाब से आपके पैराग्राफ वन टू थ्री होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज ये, और दूसरी चीज ये कि कोशिश हमने हमारी जो होनी है कि ये ना हो कि पैराग्राफ टू जो है वो हमारा इतना बड़ा और पैराग्राफ वन हमारा कितना सा है और पैराग्राफ थ्री हमारा नॉर्मल साइज का, रेशो खराब नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका बॉडी पैराग्राफ वन जो है दैट इज सपोज टू बी having a good amount of information, या तो आप अंदाजन इक्वल में डिवाइड कर लो उसको, तो जिसमें आपके नंबर ऑफ वर्ड बच गए हैं उनको इक्वल में डिवाइड कर लो। वो दे आर नॉट गोइंग टू लिटरली काउंट कि एक पैराग्राफ में आपने 40 लिखे थे तो दूसरे में 38 लिखे थे, तो आप ले लो 38, 40, 42, ये आपका अप्रोक्सीमेट रह सकता है। या तो आप अंदाजन सेम साइज में बनाओ, और अगर किसी वजह से सेम साइज के नहीं बन रहे हैं फर्स्ट वाले में आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो बाय ऑल मीन फर्स्ट वाले को ही फिर हमने बड़ा नंबर ऑफ वर्ड्स लेने, ये 5 कर लिए, तो सेकंड वाले से आप 30 भी कर सकते हो, 38 कर दो, थर्ड वाले से आप 32 या बेसिक 38 दोबारा कर दो। तो अगर तो डिवीजन डिफरेंट कर देते हम तो फिर फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ जो है हमारा बड़ा होगा, और अगर हम अप्रोक्सीमेटली अंदाजन एक सेम साइज के पैराग्राफ बना रहे हैं विद एक भी नंबर ऑफ वर्ड्स इधर उधर, तो हम तीनों इक्वली हम बना सकते हैं उसको। अगर हम लंबे चौड़े पैराग्राफ बना रहे हैं तो वो जो हमारा बड़ा और लंबा चौड़ा पैराग्राफ है वो हमारा कहीं सेकंड या थर्ड पे जा रहा है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सेम इज द केस फॉर आर्गुमेंटेटिव, उसमें थोड़ा सा और प्लस कर। इधर एक क्लियर है, 5 बॉडी पैराग्राफ आपको चाहिए कॉज एंड इफेक्ट में। इंट्रो का बॉडी पैराग्राफ होगा जिसमें आप इंट्रोडक्शन आओगे, और इंट्रोडक्शन के अंदर अगर मैं एक और फाइल खोलते हैं, इंट्रो के अंदर आपने अपने टॉपिक को करना है। याद है वो पैराफ्रेज हमने किया था, तो पैराफ्रेज करके अपने ओन वर्ड्स में रीस्टेट करोगे या रीराइट, इसको कहते हैं रीराइट करोगे, प्लस आपने इसे बताना है। वो मैंने कहा था ना कि सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दिस, तो जहां हमने वर्ड कॉन्सिक्वेंसेस डाला हमें पता चल गया कि ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट है। हमने मेंशन नहीं करना कि आई एम गोइंग टू राइट द कॉज एंड इफेक्ट ऐसे बिलो, हमने अपने एक छोटे से जुमले से, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास कितने कम है, 20 to 25 वर्ड्स है सिर्फ, तो हमने सिर्फ अपने जुमले से ही फॉर एग्जांपल अगर हम एडवांटेजेस वाला आंसर लिख रहे हैं तो देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हमें पता चल गया कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात होने वाली है टेक्नोलॉजी की, हमें लिखना जरूरी है कि ऐसे इन पॉइंट पे डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, इतना नंबर नहीं लिखना। सेम इज द केस विद कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, लास्ट सेंटेंस आपका ये होना, देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दिस, रीजन बता दो कौन सी नहीं बताने, या देयर आर सेवरल फैक्ट्स ऑफ दिस।
बस। और दिस का मतलब वही जो ऊपर बोला, वो पूरा टॉपिक दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं है। दिस प्रोनाउन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द टॉपिक दैट यू ऑलरेडी डिस्कस्ड पिछले सेंटेंस के अंदर, तो वो दिस लिखना वुड बी इनफ। ठीक है, क्लियर, ताकि हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स भी से 22 से ज्यादा बना हुआ होगा, वो अपने कॉजन से इफेक्ट के ऊपर, तो वहां आप लिखिएगा। और वो और इंट्रो आप जो होना पहले इंट्रो लिख लो, या पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखे, तो लिखो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों में ही आपको अपने टॉपिक को रीराइट करना है, यानी कि रीप्लेस करना है। तो पहले वो लिख लो और उसी को आप जो टॉपिक लाइन में लिख लो, या टॉपिक लाइन वाले सॉरी इंट्रो वाले लिख लो, और उसी को आप वहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिख लो, एक ही बात होगी। ओके, अच्छा, अब कंक्लूजन 25 वर्ड्स। अच्छा, एक चीज वो ये मांग रहे हैं आपसे, आपके इंस्ट्रक्शन में है, आपको लिखना तो कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे है, लेकिन वो ये मांगते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस में कि और आर्गुमेंट्स, जो राइटिंग साइड पे कॉज एंड इफेक्ट हमने बनाया है वो भी हमने स्विच कॉम्बिनेशन, लेकिन वो एक काइंड ऑफ आप समझे कि जब है वो एक जनरलाइज बात कर रहा होता है कि जी ये कॉजेज हो सकते हैं, ये इफेक्ट्स हो सकते हैं, या ये कॉजेज देखे गए हैं, सारे मतलब ये इफेक्ट्स देखे गए हैं। अब वो आपसे आपकी पर्सनल राय मांग रहे हैं, आपकी एनालिसिस मांग रहे हैं, आपकी जो है वो आर्गुमेंट मांग रहे हैं, जो बहुत यूज आप समझे कि आपने एक छोटा जो है ना अपना पॉइंट एक माइंड में रखना है, जो आप कंक्लूजन कर, या आप एक छोटा छोटा सेंटेंस हर बॉडी पैराग्राफ के एंड में लिख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ वर्ड्स कर रहे हो, तो फिर सिर्फ एक सेंटेंस बोलेगा और वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस होगा। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी नंबर ऑफ वर्ड्स कम बढ़ रहे हैं, मुझे और नई मटेरियल मिल रहा है, तो फिर एक छोटा सेंटेंस हर बॉडी पैराग्राफ बना दो, तो आपके नंबर ऑफ वर्ड्स भी बढ़ेगा, और हर कॉज ऑफ इफेक्ट का आपकी तरफ से एक आर्गुमेंट। सजेशन, वो आपके आपका व्यू पॉइंट मांग रहे हैं, नॉट अ सजेशन। इसकी क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन चला जाएगा ना, अगर उन्होंने सॉल्यूशन मांगी होती तो मैं क्या दे देती जी साथ में इसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करो, उन्होंने बहुत दिया आगे इम्प्रूव होता है योर व्यू पॉइंट। तो अगर नंबर ऑफ वर्ड्स कम लग रहा है, तो हर पैराग्राफ के एंड में एक एक छोटा सेंटेंस आप उस पर्टिकुलर कॉज ऑफ इफेक्ट के बारे में दोगे जिसके बारे में पैराग्राफ लिखा है, और आते हैं आर्गुमेंटेशन। किसी भी तरह से ना कर सकता प्रॉब्लम अफेक्ट कर देता बच्चों ने मुझे नहीं पाया, कहीं हमने डाउनलोड करके तैयारी कर चुके थे, आर्गुमेंटेटिव को हमने देखा भी नहीं था और आर्गुमेंटेटिव का और आर्गुमेंटेटिव वाला करना पड़ गया। अब फॉर्मल नहीं पता था बच्चों को, तो इस वजह से वो फॉर्मल जो है ना रिवाइज करना। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही बच्चे, मैंने तो माइक लगाया हुआ है। रबिया को प्रॉब्लम हो रही है, अबू बकर वसीम आप लोग बताइएगा बेटा, आवाज का इशू आ रहा है? अब आ रही है, ओके। अबू बकर एंड वसीम बेटा बताइएगा, आवाज का कोई इशू? ओके, नो इशू, यानी कि आवाज आ रही है और किसी नहीं है, आई थिंक सो। अच्छा, argumentative में भी you need to write 5 body paragraphs, कभी कभी इशू आ रहा है। अच्छा, मैं तो बेटा उधर ही बैठी हूँ, नॉट इवन मूविंग, और अब मैंने चेयर पे भी मैं बैठ गई ताकि मेरा जो फेस है वो ज्यादा करीब हो जाए उसके, ऐसे तो खड़ा होने का। राइट, एनी जी, आपका इंट्रो पैराग्राफ होगा एंड 2 to 4 आपके जो है वो बॉडी सेक्शन होंगे, और आपका फिर नंबर 5 पे कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, आर्गुमेंटेटिव है कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें आप या फेवर में लिखते हो, सामने को बेटा,
या आप अगेंस्ट लिख दो। इसमें हम 50-50 का रेशो नहीं करते, ये माइंड में रखना, ठीक है। 50-50 का रेशो नहीं होता आपका। अच्छा, तीन हमने बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं, 1+1, ये आपकी मर्जी का होगा। और जो आपका थर्ड पैराग्राफ है, आप इसको बोलो हम नहीं चाहते, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ और सेकंड बॉडी पैराग्राफ is going to be either favor or against. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फेवर में लिख रहे हैं फर्स्ट टू बॉडी पैराग्राफ, जो थर्ड पैराग्राफ वो हमारा अगेंस्ट में जाएगा, ये रूल है। और वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो कि अगर आपके दो बॉडी पैराग्राफ अगेंस्ट में लिखे हैं तो एक बॉडी पैराग्राफ जो थर्ड है वो आपका फेवर में जाएगा। और ये जो आपका एक बॉडी पैराग्राफ है जो फेवर या अगेंस्ट में है वो बॉडी पैराग्राफ है, ठीक है। ये माइंड में रखिएगा। ये नहीं हो सकता कि मैं जो अगेंस्ट में लिख रहा हूँ एक बॉडी पैराग्राफ वो मैं पहले लिख देता हूँ और फेवर वाले मैं दो एंड में लिख देता हूँ। हम हमेशा अपनी राय अपनी बात पहले रखते हैं, फिर दूसरों की बात बाद में रखते हैं। तो हमने अपनी बात पहले रखी है और हम चाहे फेवर में हो चाहे अगेंस्ट में, वो दो जो हमारे मर्जी की बॉडी पैराग्राफ है जो they are supposed to come first and then the third body paragraph जो एक ऑल्टरनेटिव यानी कि आपका अपोजिट पैराग्राफ बन जाता है, तो हम अपोजिंग पैराग्राफ कहते हैं। अच्छा, अब में एक वर्ड आपको याद होगा रिपोर्टिंग हमने किया था कि आपने फेवर में लिखा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक ले लो, वुमेन एम्पावरमेंट को ले लो या आप क्या करो माइग्रेशन को ले लो, तो जो मैं समझती हूँ माइग्रेशन कर देना बहुत अच्छी बात है। तो अपोजिंग पैराग्राफ मैंने किस तरीके से लिखा है कि ये पोर्ट्रे करो आपके वर्डिंग्स के थ्रू कि यू आर नॉट राइटिंग दिस, टाइप आप ही कर रहे हो, लिख आप ही रहे हो, लेकिन ये आपका माइंडसेट नहीं है। ये कुछ लोगों का यानी कि माइनर नंबर ऑफ पीपल या अ फ्यू, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कर लो, a few people believe that few people are of the view, इस तरह करना है आपने ताकि वो फिर अगेन वो बात हो कि यस आई एम राइटिंग एन अपोजिंग पैराग्राफ, लेकिन स्टार्ट ही आपने ऐसे तो करना कि कुछ लोग का मानना है, ज्यादातर लोग वही है जो मेरी बात की मानना आगे नहीं है। अब ये आपने स्टार्ट कर दिया, इधर भी आपको वही काम करने की रीजन यही है आपके, मुझे कुछ लोग कहते हैं ना माइग्रेशन अच्छी चीज नहीं है, तो बस उसका तो नहीं लगा सकती, मुझे भी तो बताना है ना कि क्यों कुछ लोग कहते हैं कि माइग्रेशन अच्छी चीज नहीं है। जैसे हमने ऊपर बताया है कि फलाने रीजन की वजह से माइग्रेशन अच्छी चीज है, तो इधर हमने बहुत ज्यादा फलाना नहीं बताना, क्योंकि हमारा ये जो थर्ड बॉडी पैराग्राफ है इट इज सपोज टू बी इन अ शॉर्टर फॉर्म। तो यहाँ आप समझो कि आप बहुत भी वन ऑफ वेरी बेहतरीन से एक रीजनिंग ले लोगे, जैसे उन लोगों को उन सेट ऑफ माइंड के पीपल को वो अपील करेगी वो आपकी। उसके बाद आपने अपने पैराग्राफ को ब्रॉकली एंड नहीं करना, आपका लास्ट सेंटेंस जो होगा वो कहलाएगा, यानी कि आपके अपने उस थर्ड पैराग्राफ को एंड करना है reminding your reader what your viewpoint was or is। तो ऊपर मैंने मेंशन किया था, मैं अभी भी उसी के साथ हूँ, ठीक है। आपने ये थर्ड बॉडी पैराग्राफ लिखा है ऑपोजिशन में, लेकिन जाते जाते आपने रीडर को जी मैं तो अभी भी उसी के व्यू में हूँ, लेकिन फलाने रीजन की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि माइग्रेशन एक अच्छी चीज नहीं है। हाउएवर इफ वन ट्राई वंस इट विल माइट बी बेनिफिशियल, यानी कि आप दोबारा से घुमाकर उसके बेनिफिट्स पे ही आ रहे हैं माइग्रेशन। तो कुछ इस तरह की चीज आपने हल्की आप समझो कि 3-4 वर्ड्स में एक शॉर्ट सेंटेंस में आपने अपना रिपोर्टिंग को डाल, लेकिन वो 2 लाइनों का नहीं बनाना, नंबर ऑफ वर्ड्स को कंट्रोल में रखना है हमने। लेकिन ये रिक्वायरमेंट है, अगर ये चीज हम एक चाहे
4 वर्ड्स का ये सेंटेंस ही नहीं डालेंगे अगर, तो मार्क्स कटेंगे, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है कि आपने 2 पैराग्राफ अपनी मर्जी से लिखते हैं, तीसरा पैराग्राफ अपोजिंग में लिखते हैं, लेकिन तीसरे पैराग्राफ की एंडिंग आपने अपनी मर्जी के मुताबिक सेक्शन नहीं डाला या पॉइंट नहीं डाला तो मार्क्स कट जाएंगे उसके। और फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर भी आपने जो है वो ये भी मेंशन करना है कि अपने दोनों पॉइंट्स का आपने जो है वो वेटेज ज्यादा देनी है और ऑपोजिट को भी डालना है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ अपने बारे में बात करें, क्योंकि कंक्लूजन जब हम करते हैं किसी आर्टिकल है उसमें हमें जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं उन सबको इंक्लूड करना होता है। तो मगर हमने देखना ये है कि हम जो अपोजिट में पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें हमने कम से कम अल्फाजों के अंदर अपना कंक्लूजन जो है वो एलिमेंट डालना है। मैंने आप लोगों के साथ एक शेयर किया था आगे में टेबल राइटिंग वाला, तो मैं दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिस हाँ ये सम में सी अदरवाइज, अभी 4 वर्ड में उसने ये थर्ड बॉडी पैराग्राफ को डाल दिया उसके सेक्शन को। कोई कह नहीं सकता कि कंक्लूजन के अंदर उसने तीसरा पॉइंट को मेंशन ही नहीं किया, उसने सिर्फ 3-4 वर्ड्स के अंदर थर्ड बॉडी पैराग्राफ को इंक्लूड कर दिया था अपने कंक्लूजन के अंदर, लेकिन ज्यादा वर्ड्स उसने यूज किए थे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ये माइंड में रखना कि कंक्लूजन के अंदर भी हमारा पॉइंट हावी रहना चाहिए, हमारे पॉइंट्स की वेटेज ज्यादा होनी चाहिए, और जो अपोजिट वाला है उसका एक शॉर्ट सेंटेंस भी लिख दोगे तो भी चलेगा, बल्कि अपने सेंटेंस के साथ कॉमा लगाकर उसके सेंटेंस उसके आगे एंट्री कर देंगे तो भी ठीक रहेगा। जरूरी भी नहीं है कि आप एक अलग सेपरेट जो है वो सेंटेंस बना सकते हैं। Any questions online students? जसीम आपने लेट ज्वाइन किया था बेटा, देख लीजिएगा उसमें हमने स्टार्ट में जो मेमो रिपोर्ट और मेमो के बारे में सर्कुलर के बारे में जो है ना वो रिविजन की थी। चलिए इंशाल्लाह फिर अब मिलते हैं ईद के बाद। आई हैव नो आइडिया। ये पूछ के जाना, प्लान नहीं पता कल नहीं होगी क्लास बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर, बट बट आई हैव टू गो समवेयर। क्लास इन द सेंस होगी, आप लोग ऑनलाइन भी आओ ठीक है, और आम कैंपस बच्चे भी होंगे, आप लोगों को काम दिया जाएगा कोई रिवीजन का या कोई रिपोर्ट राइटिंग या लेटर राइटिंग, क्लास होगी मेरे बगैर होगी, आप भी समझ ठीक है। यू नॉट ऑफ टुमारो, आई एम ऑफ टुमारो। क्लियर?